नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो लगभग 2500 साल पहले लिखी गई थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो आज भी हमें सिखाती है कि एक अच्छा समाज, एक बेहतर सोसाइटी कैसे बनाई जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरिस्तु की पॉलिटिक्स की। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है जो किसी देश को सक्सेसफुल बनाता है? क्या चीज है जो वहां के लोगों को खुश रखती है? ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से बड़े बड़े नेताओं और थिंकर्स का सिर चकराया है इस सवाल पर। लेकिन मजे की बात यह है कि आज से करीब करीब 2500 साल पहले एक फिलोसोफर ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक कह सकते हैं पहली सिस्टमैटिक गाइड तैयार की, और वो थे अरस्तू, और उनकी किताब थी पॉलिटिक्स। तो चलिए खोलते हैं इस किताब के पन्नों को और देखते हैं इसमें क्या खास है। तो अरिस्तु की जो पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी है ना, वो एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया पर टिकी हुई है, और वो आइडिया है कि इंसान अपने नेचर से आखिर है क्या। अरस्तु का एक बड़ा फेमस कोट है कि इंसान स्वभाव से एक पॉलिटिकल एनिमल है। अब देखिए, यहाँ पॉलिटिकल का मतलब चालाक या कनिंग होना नहीं है जैसा आज हम समझते हैं। नहीं, उनका मतलब था कि हम सोशल बीइंग्स हैं। मतलब हमारी फितरत ही ऐसी है कि हम अकेले रह ही नहीं सकते। हम बने ही हैं कम्युनिटी में रहने के लिए, एक पॉलिस या कहीं के एक सिटी स्टेट में रहने के लिए। और ये जो कम्युनिटी बनती है ना, ये बहुत नेचुरली बनती है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या आता है? परिवार, जो हमारी डेली नीड्स पूरी करता है। फिर जब कई परिवार एक साथ आते हैं तो एक गांव बन जाता है, जिससे सिक्योरिटी और ट्रेड दोनों में आसानी होती है। और फिर आखिर में कई गांव मिलके बनाते हैं एक स्टेट, यानी एक राज्य, जो कि फाइनल और कंप्लीट कम्युनिटी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। इस स्टेट का मकसद सिर्फ बस जिंदा रखना नहीं है। अरस्तु के लिए राज्य का असली पर्पस है एक अच्छा जीवन देना। अब ये अच्छा जीवन क्या है? ये एक ऐसा जीवन है जहां लोग जो सिटीजन्स हैं वो मॉरली और इंटेलेक्चुअली, मतलब नैतिक और बौद्धिक रूप से अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सकें। सिर्फ जीना नहीं, बल्कि फलना फूलना। अच्छा, तो स्टेट तो बन गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे चलाएगा कौन? यहीं पर अरस्तु एक साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। उन्होंने अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स का एनालिसिस किया, ये समझने के लिए कि भाई कौन सी सरकारें अच्छी होती हैं और कौन सी बुरी। देखिए, अरस्तु ने सरकारों को क्लासिफाई करने के लिए दो सिंपल क्राइटेरिया रखे, बहुत सिंपल। पहला, रूल कौन कर रहा है, मतलब रूलर्स कितने हैं, एक हैं, कुछ लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं। और दूसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि उनका इरादा क्या है। क्या वो आम लोगों की भलाई के लिए, कॉमन गुड के लिए काम कर रहे हैं, या फिर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। बस इसी एक सवाल से एक अच्छी सरकार और उसकी करप्ट शैडो के बीच का फर्क साफ हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक राजा है जो बहुत गुणी है और लोगों की भलाई के लिए शासन करता है। तो ये हो गई मोनार्की, यानी राजतंत्र। ये अच्छी फॉर्म है। लेकिन अगर वही राजा सेल्फिश हो जाए और सिर्फ अपने फायदे के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे, तो वो बन जाती है टायरेनी, यानी तानाशाही। एक ही सिस्टम, बस इरादा बदल गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब कुछ लोग रूल करते हैं। अगर समाज के सबसे काबिल और वर्चुअस लोग शासन करें तो उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, यानी कुलीन तंत्र। ये अच्छा है। लेकिन अगर रूल करने वाले लोग सबसे काबिल नहीं बल्कि सबसे अमीर हों और वो सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने के लिए रूल करें, तो वो सिस्टम बन जाता है ओलिगार्की, यानी गुट तंत्र। यहाँ मेरिट नहीं, मनी रूल करता है। अब यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना होगा। डेमोक्रेसी, ये शब्द सुनकर हमें आज कुछ और ही समझ आता है, लेकिन अरस्तु के लिए डेमोक्रेसी एक करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। क्यों? क्योंकि उनके जमाने में इसका मतलब था गरीबों की मेजॉरिटी का शासन। एक ऐसा शासन जो कानून को नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है और अक्सर अमीरों को परेशान करता है। ये एक तरह से मॉब रूल था, रूल ऑफ लॉ नहीं। तो ये आज की हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से बहुत बहुत अलग है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हर सिस्टम करप्ट हो सकता है, तो फिर सबसे प्रैक्टिकल, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? अरस्तु किसी फैंटेसी वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे थे। वो एक ऐसी गवर्नमेंट की तलाश में थे जो रियल वर्ल्ड में काम कर सके, जो स्टेबल हो। और अरस्तु का जवाब था पॉलिटी, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक भी कह सकते हैं। ये एक तरह की मिक्स्ड गवर्नमेंट है। इसमें ओलिगार्की के कुछ एलिमेंट्स, यानी अमीरों के इंटरेस्ट्स, और डेमोक्रेसी के कुछ एलिमेंट्स, यानी गरीबों के इंटरेस्ट्स, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाया जाता है,
ताकि देश स्टेबल भी रहे और जस्ट भी। तो इस बैलेंस की चाबी क्या है, इसकी नींव क्या है? अरस्तु के हिसाब से जवाब एक ही था और बहुत पावरफुल था, एक बड़ा और मजबूत मिडिल क्लास। अरस्तु का मानना था कि एक हेल्दी सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी मिडिल क्लास ही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, वो ना तो अमीरों की तरह एरोगेंट होते हैं और ना ही गरीबों की तरह जेलस। वो रीजन, तर्क को मानते हैं। वो अमीर और गरीब के बीच एक नेचुरल बफर का काम करते हैं, टकराव को रोकते हैं। उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें रूल ऑफ लॉ चाहिए। और ये आइडिया आज भी पॉलिटिकल डिबेट्स में कितना रेलेवेंट है, ये हम सब जानते हैं। तो ये मिडिल क्लास एक तरह का ग्लू है जो सोसाइटी को जोड़कर रखता है। लेकिन सोचे क्या होगा अगर ये ग्लू ही कमजोर पड़ जाए, या जब अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि मिडिल क्लास उसे पाट ही ना पाए। यहीं से अरस्तु किसी भी स्टेट के सबसे बड़े खतरे यानी रेवोल्यूशन या क्रांति के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा और सिंगल ग्रेटेस्ट कॉज क्या है? अरस्तु ने इस पर बहुत सोचा और उनका जवाब बिल्कुल सीधा और आज भी उतना ही सच है। इनइक्वालिटी, असमानता। ये फीलिंग के लोगों को वो नहीं मिल रहा जो वो डिजर्व करते हैं, यही हर विद्रोह की जड़ है। जब सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा ये महसूस करने लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो समझ लीजिए क्रांति का बीज बोया जा चुका है। तो फिर इसे रोका कैसे जाए? अरस्तु ने रूलर्स के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दी जो आज भी काम की हैं। पहली, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करो छोटी से छोटी बात में भी। दूसरा, लोगों को धोखा मत दो। तीसरा, मिडिल क्लास को मजबूत करो। चौथा, लोगों के बीच सिविक फ्रेंडशिप, एक कॉमन पर्पस की भावना जगाओ। और सबसे जरूरी, सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में एजुकेट करो। ये सोचना ही कितना अमेजिंग है कि ये बातें 2500 साल पहले कही गई थीं और आज 21st सेंचुरी में भी ये कितनी रेलेवेंट लगती हैं। तो अगर हम अरस्तु की पॉलिटिक्स से कुछ की टेकअवेज निकालें तो वो क्या होंगे? पहला, पॉलिटिक्स का मकसद सिर्फ पावर हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक अच्छा जीवन बनाना है। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के लिए बेहद जरूरी है। तीसरा, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी यानी बहुत ज्यादा असमानता किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और चौथा, रूल ऑफ लॉ किसी भी एक इंसान के रूल से हमेशा बड़ा होता है। और आखिर में अरस्तु हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाते हैं कि सोचना कैसे है। उनका वो फेमस कोट है ना कि एक एजुकेटेड माइंड की पहचान यही है कि वो किसी थॉट को एक्सेप्ट किए बिना भी उस पर विचार कर सके। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारी सोसाइटी अरस्तु के बताए गोल्डन मीन, उस सुनहरे मध्यम मार्ग पर चल रही है, या फिर हम किनारों की तरफ, एक्सट्रीम्स की तरफ झुक रहे हैं? ये सवाल सोचने वाला है।